चलिए हम लोग एक सेकेंड रुक जाइएगा। चलिए देखते हैं हम लोग बेसिकली आज इस चैप्टर में क्या बात करने वाले हैं। हम लोग सबसे पहले देखेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन के बारे में, कि बेसिकली केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन होता क्या है। ठीक, तो सबसे पहले जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन में हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है। सबको मालूम है कि हमारा जो बेसिक यूनिट है हमारे जीवन का वो क्या है, सेल है। ठीक, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ सेल है। सेल के मिलने से क्या बनता है, सेल के मिलने से टिश्यू बना, टिश्यू के मिलने से क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन के मिलने से ऑर्गन सिस्टम और उसके बाद ऑर्गेनिज्म। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई ऑर्गेनिज्म जो है वो सभी के सभी अगर बात करें तो वो सेल से ही मिलकर बने हुए हैं। यानी जितने भी आज हम हैं या आप दिखाई देते हैं सब के सब हम लोग किससे हैं, सेल से बने हुए हैं। ठीक, होता क्या है कि हम लोग जानते हैं कि जो भी हमारे बॉडी में फंक्शन होता है सब सेल में ही होता है। ठीक, तो हमें क्या होता है कि हमें नीड होती है सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने की। ठीक, और हम लोग को मालूम है कि हम लोग के बॉडी में जो सेल है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल प्रेजेंट है। यानी सेल जो है वो एक या दो सेल नहीं है, वो ट्रिलियंस ऑफ संख्या में सेल है। ठीक, और हमें आवश्यकता किस चीज की होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है कि सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने की। ठीक, हमारे बॉडी में सभी सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हमारे पास दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, पहला एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा आपका होता है न्यूरल सिस्टम। ठीक, तो इससे पहले वाले चैप्टर में जैसा कि आप लोग अगर पढ़े होंगे तो आप लोग का ध्यान होगा, नहीं तो इसके बाद मैं एक एक करके अब सीरीज लेकर आऊंगा आपके सारे ह्यूमन फिजियोलॉजी का, उसके बाद फिर एक एक करके प्लांट फिजियोलॉजी, और फिर उसके बाद आपका सेल, उसके बाद सेल साइकिल, सेल डिवीजन, बायोमोलिक्यूल्स, और उसके बाद फिर एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे आपका बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, लिविंग वर्ल्ड, और उसके बाद लास्ट में एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी। यानी 11th का पूरा एक एक करके रोज मैं सीरीज डाला करूंगा। ठीक, तो हम लोग सबसे पहले क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे यहां पर कि इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने देखा था कि किस प्रकार से न्यूरल सिस्टम के मदद से हम लोग अपने बॉडी के पूरे फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। आ रहा है बात समझ में। ठीक, जैसे कि हम लोग कोई भी काम करते हैं सभी में न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होता है, बिना न्यूरॉन्स के हम लोग इंपल्स नहीं आएगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, चाहे वो आपका मोटिलिटी हो जीआईटी ट्रैक में, या फिर अगर बात करें हम लोग तो आपके हैंड का मूवमेंट हो, या आपका चलना हो, या आपके मसल्स का मूवमेंट हो, सब के सब कहीं ना कहीं इंपल्स इन्वॉल्व होता है। तो हमारे बॉडी में बहुत सारे सेल है, ट्रिलियंस ऑफ संख्या में सेल है। ठीक, तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि सभी सेल तक न्यूरॉन्स का पहुंच पाना। आ रहा है बात समझने, क्योंकि सेल क्या है, सेल का संख्या ट्रिलियंस के संख्या में सेल है हम लोग के पूरे बॉडी में, और सभी सेल तक हमारा न्यूरॉन्स जो होता है वो नहीं पहुंच पाता है। ठीक, तो जिसके कारण क्या होता है कि कुछ ही सेल के जो फंक्शन होते हैं वो रेगुलेट हो पाते हैं आपके न्यूरल सिस्टम के द्वारा। कहने का मतलब कि न्यूरॉन्स के द्वारा रेगुलेट हो पाता है। ठीक, और जो न्यूरॉन्स के द्वारा नहीं रेगुलेट हो पाता है वो क्या होता है कि वो एक स्पेशल टाइप के केमिकल्स के द्वारा रेगुलेट होता है, और वो केमिकल कौन सीक्रेट करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड सीक्रेट करते हैं। और उस एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होने वाले केमिकल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग केमिकल्स को हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, तो बेसिकली इस चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले कि हार्मोन्स किस प्रकार से हम लोग की पहले हम लोग देखेंगे कि एंडोक्राइन ग्लैंड होता क्या है। ठीक, इसके अलावा एक्सोक्राइन भी थोड़ा सा बात करेंगे, फिर हम लोग एक एक करके हार्मोन्स को समझेंगे। हार्मोन्स कौन सा किस टाइप के हार्मोन्स होते हैं, एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, या फिर अगर बात करेंगे तो अगर बात करेंगे तो कैसा एमिनो एसिड डेरिवेटिव है, प्रोटीनेशियस है या स्टेरॉइडल है, एक एक करके डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग दो प्रकार के रिसेप्टर पढ़ेंगे, एक तो मेम्ब्रेन बॉन्ड रिसेप्टर, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और उसके बाद ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कि कहने का मतलब है कि आपको इस पूरे के पूरे चैप्टर को हम 4 लेक्चर में आपको डालेंगे एक एक करके, और पूरे दिन में ये चारों लेक्चर अपलोड हो जाएगा, और इस तरह से डेली एक एक चैप्टर हम आपका कंप्लीट करवाने की कोशिश करेंगे। और ये लाइन बाय लाइन फुल्ली एनसीईआरटी का एक्सप्लेनेशन होगा, यदि आप एनसीईआरटी के एक एक लाइन को पढ़ना चाहते हैं, और यहां पर ये भी बताएंगे कि कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट है, कौन सा लाइन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक, और एक एक लाइन आप लोग इसलिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पढ़ने से पहले बुक को खोलकर और पेन और पेंसिल हाथ में लेकर बैठिएगा, ताकि जो इंपॉर्टेंट लाइन है उसको टिक करवा सके, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है उसको टिक हम नहीं करवाएंगे। आ रहा है बात समझने, तो जो इंपॉर्टेंट है उसी को टिक करवाना है, क्योंकि ताकि नीट में या फिर बोर्ड में जो भी है या फिर 11th के एग्जाम में अच्छे
परफॉर्म कर सके। ठीक, तो यहाँ पर वही बताएंगे जो क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा हम लोग क्या बात करेंगे कि इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन समझेंगे एक एक चीज, और जो इंपॉर्टेंट होगा उसको टिक करवाने की कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। इसका मतलब कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि केमिकल कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन का मतलब क्या हो गया। केमिकल कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेशन का मतलब हो गया कि हाँ, ये जो यहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पर सेल किसके द्वारा रेगुलेट किया जाएगा। यहाँ पर सेल या टिश्यू जो होगा वो रेगुलेट होगा आपके केमिकल्स के द्वारा, जिस केमिकल्स को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और वो केमिकल्स कहाँ से सीक्रेट होता है, वो एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट होता है। आ रहा है बात समझ में। ठीक, लेकिन इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूरल सिस्टम के बारे में। वहां पर सेल किस प्रकार से रेगुलेट होता है, तो वहां पर सेल जो है वो न्यूरॉन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। यानी कहने का मतलब कि हमारे बॉडी में जितने भी सेल है वो दो ही सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं। पहला न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। कुछ सेल न्यूरल सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होता है, जो सेल न्यूरल सिस्टम के द्वारा नहीं रेगुलेट होता है, यानी जो सेल न्यूरल सिस्टम तक नहीं पहुंच पाता है, वो सेल किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो वो सेल आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा रेगुलेट होता है। आ रहा है बात समझ में। चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले बोला गया है यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम। जैसा कि आप लोग पहले से ही पढ़ चुके होंगे न्यूरल सिस्टम के बारे में। प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द ऑर्गन, जो क्या करता है कि पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन प्रोवाइड करता है ऑर्गन्स के बीच। कहने का मतलब है कि हम लोग देखते हैं कि आपका न्यूरॉन्स जो होता है वो ऑर्गन्स तक जाता है और वहां से फिर से इंपल्स को लेकर आता है। यानी न्यूरॉन्स के मदद से हमारे ऑर्गन तक इंपल्स जाता है और फिर वहां से वापस से इंपल्स जो होता है वो फिर से न्यूरॉन्स के द्वारा कैरी होकर आता है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे अंदर का जो न्यूरॉन्स है हमारे बॉडी में, वो सेल टू सेल जुड़े हुए हैं, जो कि इंपल्स को तेजी से ले आने और ले जाने का काम करते हैं। रैपिड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि इंपल्स का जो मूवमेंट होता है वो काफी फास्ट होता है। जैसा कि हम लोग देख भी सकते हैं कि हम लोग जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ को रख देते हैं, ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, अचानक से हटा लेते हैं हाथ को, क्योंकि हम लोग को मालूम है कि ये एक रिफ्लेक्स एक्शन है। इसमें हम लोग सोच समझ के हाथ को नहीं उठाते हैं। ठीक, तो यहां पर हम लोग देखते हैं कि जब भी किसी हॉट ऑब्जेक्ट पे रखते हैं, विद इन मिली सेकेंड में हम लोग क्या करते हैं, हाथ को तुरंत हटा लेते हैं। और इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं कि इंपल्स जो होता है वो काफी फास्ट मूव करता होगा, तब तो हम लोग इतने फास्ट एक्शन कर पाते हैं। आ रहा है बात समझ में। ठीक, चलिए हम देखते हैं उसके बाद। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट है। न्यूरल कोऑर्डिनेशन क्या होता है, फास्ट होता है। जैसा कि अभी बताएं कि इंपल्स काफी फास्ट मूव करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर न्यूरॉन्स के थ्रू। ठीक, बट शॉर्ट लिव, लेकिन ये काफी कम समय के लिए होता है। कम समय कहने का मतलब कि काफी फास्ट मूव करेगा तो वो क्या होगा, काफी फास्ट मूव करेगा तो इंपल्स काफी कम समय के लिए देखने को मिलेगा। ठीक, नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी। बॉडी के सभी सेलों तक नर्व फाइबर पहुंच नहीं पाता है। एंड सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। जबकि जितने भी हमारे बॉडी है, बॉडी में सभी सेल के फंक्शन को हमें कंटिन्यूअस रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। ये बात आपको पहले ही बता चुके थे कि हमारे बॉडी में ट्रिलियन ऑफ सेल है, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल तक हमारे न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं। कुछ ऐसे भी सेल है जहां तक हमारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो नहीं पहुंच पाते हैं, और वहां जहां पर न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते वो सेल का जो फंक्शन होता है वो किसके द्वारा रेगुलेट होता है, तो वो आपके एंडोक्राइन ग्लैंड से प्रोड्यूस होने वाले हार्मोन्स के द्वारा रेगुलेट होता है। तो इस लाइन में कहने का मतलब वही है कि सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटिन्यूअसली रेगुलेटेड। सेलुलर फंक्शन को कंटिन्यूअस रेगुलेट करने की आवश्यकता होती है। ए स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन हैज टू बी प्रोवाइडेड। और इसके लिए हम लोग एक स्पेशल काइंड के इंटीग्रेशंस और कोऑर्डिनेशन के द्वारा हम इस काम को कर पाते हैं। ठीक है, और ये जो आपका अगर बात करें हम लोग, तो ये जो आपका अगर बात करें हम लोग, तो ये जो स्पेशल काइंड ऑफ कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन देखने को मिलता है, ये किसके द्वारा, हार्मोन्स के द्वारा देखने को मिलता है। न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम जो होते हैं आपस में जुड़कर हमारे बॉडी के सभी फिजियोलॉजिकल फंक्शन को रेगुलेट करते हैं। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है कि इस लाइन में, इस जो पैराग्राफ में पढ़े उसमें दो ही चीज निकल कर आता है। पहला कि न्यूरल सिस्टम जो सेल तक नहीं पहुंच पाता है
उन सेल के भी फंक्शन को रेगुलेट करने की आवश्यकता है। और उनके फंक्शन को कौन रेगुलेट करता है? तो उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है हार्मोन्स, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा प्रोड्यूस होता है। और जहां तक न्यूरॉन्स पहुंच पाता है वहां उनके फंक्शन को कौन रेगुलेट कर पाएगा? तो उनके फंक्शन को रेगुलेट करता है न्यूरॉन्स। आ रहा है बात समझ में? ठीक। इसका मतलब कि पूरे हमारे बॉडी में जितने भी सेल हैं वो केवल दो ही सिस्टम के द्वारा रेगुलेट होते हैं, पहला न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के द्वारा। ठीक। तो एक काम कीजिएगा, यहां पर हम लोग देखेंगे कि यहां पर आप केवल यहां से लेकर न्यूरल्स, आप ये लाइन टिक कर लीजिएगा। उसके बाद आप ये लाइन टिक कर लीजिएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि आप न्यूरल से लेकर आप बॉडी तक कंटिन्यू टिक कर लीजिएगा, बॉडी तक टिक कर लीजिएगा। ठीक, यहां तक आप टिक कर लीजिएगा। यानी ये जो बुक में जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग द ऑर्गन। न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज fast but short lived and nerve fiber do not innervate all cell of the body. The cellular function need to be continuously regulated and special kind of, इस लाइन को भी टिक कर लीजिएगा। चलिए ये यहां तक आप टिक कर लीजिएगा, प्रोवाइडेड तक। दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन, उसके बाद फिर दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन तक टिक कर लीजिएगा। एक सेकेंड, दिस फंक्शन इज कैरिड आउट बाय द हार्मोन तक टिक कर लीजिएगा। ठीक, इसको टिक कर लीजिएगा। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में। यानी बेसिकली अब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स और हार्मोन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। जैसा कि हम लोग को मालूम है कि हमारे पास दो प्रकार के ग्लैंड होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है एंडोक्राइन, दूसरा होता है एक्सोक्राइन। सबको मालूम है कि एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट होता है। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रीट करता है वो डायरेक्टली कहां पर रिलीज करेगा? ब्लड में, क्योंकि इसके पास डक्ट नहीं है। जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं उनके पास डक्ट होता है, तो उनका जो हार्मोन सिक्रीट होगा पहले डक्ट में, वहां पर हार्मोन सिक्रीट नहीं होता है, वहां पर एंजाइम सिक्रीट होता है। तो वो जो सिक्रीट करेंगे वो पहले अपने डक्ट में सिक्रीट करेंगे, फिर डक्ट के थ्रू आगे मूव करता है। ठीक, तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है लैक डक्ट, इनके पास डक्ट नहीं होता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड बोलते हैं। ठीक, और एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सिक्रीशन होता है उसको क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक, ध्यान से सुनिएगा। पहले के अकॉर्डिंग अगर बात करेंगे हम लोग तो दो प्रकार के यहां पर हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे हार्मोन्स के। एक क्लासिकल डेफिनेशन और दूसरा पढ़ेंगे हम लोग आपका करेंट डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये माना जाता था कि जो हार्मोन्स केवल उसी को बोलेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। ठीक, ये पहले के अकॉर्डिंग माना गया था, लेकिन आज के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। अब ये माना जाता है कि अब ये बोला गया है कि जरूरी नहीं है कि जो केवल आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट हो केमिकल उसी को हार्मोन बोलेंगे। आज के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि वो कोई भी केमिकल्स जो कि कैसा होता है, वो कोई भी केमिकल्स जो आपका नॉन न्यूट्रिएंट होता है। ठीक, जो नॉन न्यूट्रिएंट होता है, जो मैसेज पहुंचाने काम करता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर, और जो ट्रेस अमाउंट कहने का मतलब कि जो काफी कम अमाउंट में प्रोड्यूस होता है उसी को क्या बोलते हैं? उसको हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं। ठीक, तो ये नए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग अब क्या हो गया है कि अब ये हो गया है कि पहले लोग केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होने वाले केमिकल को ही हार्मोन बोलते थे, लेकिन आज के समय पर जो एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, इसके अलावा जो कुछ सेल या टिश्यू से सिक्रीट होता है, उन दोनों को ही हार्मोन बोल सकते हैं। हाँ, शर्त क्या होना चाहिए? वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होना चाहिए। ठीक, दूसरा मैसेंजर की तरह काम करना चाहिए, और तीसरा क्या होना चाहिए कि ट्रेस अमाउंट में सिक्रीट होना चाहिए। ठीक, तो नए डेफिनेशन आने के बाद अब कुछ ऐसे भी केमिकल है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से तो सिक्रीट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हम उनको क्या बोलते हैं? हम उनको बोलते हैं
कि ये भी हार्मोन्स है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, तो पहले सबसे पहले क्लासिकल डेफिनेशन हार्मोन का क्या होता है वो पढ़ते हैं। तो केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी वो केमिकल जो प्रोड्यूस होता है एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा। इस लाइन को टिक कर लीजिएगा क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर साफ साफ बोल दिया गया है कि क्लासिकल डेफिनेशन केवल उन्हीं को हार्मोन बोलता था जो किसके द्वारा सीक्रेट होता था, जो केवल और केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होता था। लेकिन अभी के समय पर ऐसा नहीं है। अभी के समय पर कुछ उनको भी हम लोग हार्मोन बोलते हैं जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से सीक्रेट नहीं होता है, उनको भी हम लोग आज के समय पर हार्मोन बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो पुराने वाले डेफिनेशन के अनुसार क्या बोला गया था, केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज इनटू द ब्लड, और जो ब्लड में रिलीज होता है और जो ट्रांसपोर्ट यानी मूव करता है अपने टारगेट ऑर्गन पर, उन्हीं को केवल हम लोग क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। यानी सिंपल दिमाग में क्या रखना है कि पुराने वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हार्मोन उनको बोला गया था जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सीक्रेट होते हैं। दूसरा कि जो आपके बॉडी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करते हैं। आ रहा है बात समझ में? ठीक, इनको क्या बोला जाता था, हार्मोन्स। लेकिन नए वाला डेफिनेशन साफ साफ बोल दिया गया है कि जरूरी नहीं कि केवल एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा ही जो सीक्रेट हो उसको हार्मोन बोलेंगे। एंडोक्राइन भी हो, नॉन एंडोक्राइन भी अगर ग्लैंड है, लेकिन हाँ वो केमिकल नॉन न्यूट्रिएंट है, इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम कर रहा और प्रोड्यूस हो रहा है ट्रेस अमाउंट में, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे कि ये जो है आपका क्या है, ये आपका हार्मोन से। आ रहा है बात समझ में? ठीक, चलिए, तो क्या बोलेंगे हम लोग कि न्यू डेफिनेशन क्या बोला गया है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि पुराने वाले डेफिनेशन देख लिए। ठीक, अब देखते हैं हम लोग करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन एज फॉलो। करेंट डेफिनेशन क्या बोलता है हार्मोन्स में कि हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। हार्मोन कैसा केमिकल है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल। देख सकते हैं बोल्ड लेटर से लिखा हुआ है, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे पढ़ना। हार्मोन आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल विच एक्ट एज, जो किस तरह से काम करता है, न्यूटरसेलुलर मैसेंजर की तरह। इंटरसेलुलर मतलब कि एक कोशिकाओं से दूसरी कोशिकाओं तक मैसेज ले आने और पहुंचाने का काम करता है, और यह सीक्रेट होता है ट्रेस अमाउंट में, यानी काफी कम अमाउंट में। ठीक, उसी को क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। यानी नया वाला डेफिनेशन क्या बोलता है कि वो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल जो इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करता है और प्रोड्यूस होता है ट्रेस अमाउंट में, उसको क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। जबकि पुराना वाला डेफिनेशन क्या बोलता है, पुराना वाला डेफिनेशन बोलता है कि वो केमिकल जो एंडोक्राइन ग्लैंड से केवल प्रोड्यूस हो उसी को हार्मोन बोलेंगे। आ रहा है बात समझ में? जबकि नए वाले डेफिनेशन में ऐसा कुछ नहीं है। आ रहा है बात समझ में? चलिए, इस प्रकार से हम लोग देखते हैं कि न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल एंड एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड। कहने का मतलब क्या है कि जब से नए वाले डेफिनेशन आया है उसके बाद से हम लोग जो एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा केमिकल सीक्रेट हो रहा था उसको तो हार्मोन बोलते ही हैं, ठीक, जो कि पहले से ही चला आ रहा है। लेकिन इसके अलावा जो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड या कुछ सेल या कुछ टिश्यू के द्वारा भी जो केमिकल सीक्रेट होता है उसको भी हार्मोन बोलते हैं। हाँ, लेकिन शर्तें क्या होना चाहिए, वो नॉन न्यूट्रिएंट होना चाहिए और इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह काम करना चाहिए और ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होना चाहिए। आ रहा बात समझ में? ठीक, इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, इनवर्टिब्रेट पोसेसेस वेरी सिंपल एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। इनवर्टिब्रेट के पास एंडोक्राइन सिस्टम कैसा होता है, काफी सिंपल होता है, ठीक, जहां पर एक या दो हार्मोन्स काम करते हैं। ठीक, जबकि हम लोग में क्या होता है कि काफी बड़े अमाउंट में केमिकल्स होते हैं जो कि हार्मोन्स की तरह काम करते हैं एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट। और ये वर्टिब्रेट में क्या करते हैं, फंक्शन को कोऑर्डिनेट करते हैं, रेगुलेट करते हैं। ठीक, अब हम लोग डिटेल में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहां पर आपका मेन कौन कौन है, सबसे पहले टिक कीजिएगा एंडोक्राइन ग्लैंड, लैक डक्ट एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड, टिक कीजिएगा यहां से। फिर टिक कीजिएगा कि देयर सिक्रीशन आर कॉल्ड हार्मोन्स। ठीक, फिर दोनों डेफिनेशन याद रखिएगा। सबसे पहला फिर से टिक कीजिए द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन केमिकल प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड से लेकर करेंट साइंटिफिक डेफिनेशन को भी टिक कीजिएगा और ट्रेस अमाउंट तक टिक कर लीजिए। ठीक, यानी दोनों ही डेफिनेशन को टिक कीजिए, ओल्ड भी और न्यू भी, दोनों को याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर यहां तक हो जाने के बाद फिर इनवर्टिब्रेट को टिक कीजिए। इनवर्टिब्रेट में कैसा एंडोक्राइन सिस्टम होता है, सिंपल, तो यहां टिक कीजिए इनवर्टिब्रेट पोसेसेस सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम विद फ्यू हार्मोन। फिर उसके बाद भी टिक कीजिएगा वेयर लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल एक्ट एज हार्मोन एंड प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन इन दी वर्टिब्रेट तक टिक कीजिए। ठीक, यहां तक ये होगा। ठीक, यानी
अब हम लोग डिटेल में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डिटेल में ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आ रहा है बात समझ में? यानी अभी तक इस पेज में क्या क्या देखे, तो इस पेज में एक बार समरी हम लोग रिकॉल करेंगे। सबसे पहले इस पेज में हम लोग क्या क्या पढ़े, तो इस देखिए जो भी पढ़िए उसको सीरीज में याद रखिए और समरी बनाकर एक माइंड मैप की तरह रखें। माइंड मैप की तरह मतलब कि ताकि रिकॉल आ जाए, हो जाए आसानी से। तो अभी तक हम लोग क्या क्या देखे, सबसे पहले हम लोग ने देखा कि पहले हम लोग क्या देखेंगे कि पहले हम लोग सबसे पहले हम लोग देखें कि आपका केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर में सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें कि हमारा बॉडी जो है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से बना हुआ है। कुछ ऐसे सेल हैं जहां तक आपके न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं, जहां पर न्यूरॉन्स पहुंच पाते हैं उनके तो फंक्शन आपके न्यूरॉन्स के द्वारा रेगुलेट होते हैं, लेकिन जहां पर न्यूरॉन्स नहीं पहुंच पाते हैं उन सेल के फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए हार्मोन्स आता है जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा सिक्रीट होता है। और इस प्रकार से देखते हैं कि हमारे पूरे के पूरे बॉडी में जितने भी सेल हैं उन सभी सेल को दो ही सिस्टम मिलकर काम करता है उनके फंक्शन को रेगुलेट करने में। पहला न्यूरल सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। फिर देखते हैं कि ग्लैंड जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड होता है, यानी ये अपने सिक्रीशन को डायरेक्टली रिलीज करता है ब्लड में, जबकि अगर एक्सोक्राइन ग्लैंड का बात करें तो इसका सिक्रीशन रिलीज होता है पहले डक्ट में और फिर डक्ट के थ्रू ब्लड तक जाता है। आ रहा है बात समझ में? ठीक। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो हार्मोन प्रोड्यूस करता है, जबकि एक्सोक्राइन ग्लैंड जो होता है वो एंजाइम सीक्रेट करता है। ठीक, जैसे कि हम लोग देखे थे कि स्मॉल इंटेस्टाइन में हम लोग देखेंगे कि पैनक्रियाज होता है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों प्रकार के, उनके पास ग्लैंड होता है। ठीक, उसके बाद हम लोग दो डेफिनेशन पढ़े। सबसे पहला हम लोग डेफिनेशन पढ़े क्लासिकल और दूसरा पढ़े करेंट डेफिनेशन। क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या देखे, क्लासिकल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग देखे कि हार्मोन उनको बोलेंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड से केवल सीक्रेट होता हो। ठीक, जबकि करेंट डेफिनेशन के अनुसार हार्मोन उनको बोलते हैं जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हो, जो इंटरसेलुलर मैसेंजर यानी एक कोशिका से दूसरी कोशिकाओं तक मैसेज को पहुंचाने का काम करे, और तीसरा जो ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता हो। ठीक, नए वाले डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग कई सारे केमिकल्स को हार्मोन बोल सकते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड के द्वारा जो सीक्रेट होता है उनको तो हार्मोन बोलेंगे ही, इसके अलावा और भी बहुत सारे टिश्यू, सेल या फिर नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड है जिनके द्वारा केमिकल सीक्रेट होता है उनको भी हार्मोन बोल सकते हैं। ठीक, उसके बाद देखें कि वर्टिब्रेट में नॉन वर्टिब्रेट में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम होता है, या इनवर्टिब्रेट में सिंपल एंडोक्राइन सिस्टम जहां एक और दो हार्मोन्स की तरह काम करते हैं केमिकल से, जबकि यहां पर लार्ज नंबर्स ऑफ केमिकल जो कि हार्मोन्स की तरह काम करते हैं वर्टिब्रेट के केस में। आया बात समझे? अब हम लोग नेक्स्ट पेज में देखेंगे। अब हम लोग यहां से ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या देखेंगे, एक बार फिगर देख लीजिए। ठीक, देखिए हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी तीनों के तीनों आपके ब्रेन में सिचुएट होते हैं। ठीक, पीनियल देख सकते हैं, पीनियल्स जो है वो फोर ब्रेन के डॉर्सल पार्ट में मौजूद है। लिख लीजिएगा वहां पर, पीनियल ग्लैंड इज सिचुएटेड इन द डॉर्सल पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। क्या लिखिएगा? डॉर्सल पार्ट ऑफ फोर ब्रेन। ठीक, अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता है तो उसको एक बार बैक करके फिर से रिपीट करके देखिएगा। ठीक, हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस भी ग्लैंड जो है वो आपके ब्रेन में होता है और पिट्यूटरी भी आपके ब्रेन में, यानी तीनों ही ब्रेन में होते हैं। ठीक, हाइपोथैलेमस के ऊपर लिख लीजिएगा मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे लिखिएगा मास्टर ग्लैंड, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड का भी बॉस कौन है? हाइपोथैलेमस। ठीक, पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो बाकी सभी ग्लैंड का बॉस है, लेकिन उसका भी एक बॉस है जिसको हम लोग बोलते हैं मास्टर ऑफ मास्टर, जो कौन है? हाइपोथैलेमस। आ रहा है बात समझ में? ठीक, उसके बाद देखिए थायराइड और पाराथायराइड ग्लैंड। थायराइड और पाराथायराइड जो ग्लैंड होता है वो आपके ट्रैकिया में होता है, जैसे कि ये मेरा यहाँ पर ये देख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? आपका ट्रैकिया होगा। ठीक, और ट्रैकिया में यहीं पर दो लोब होगा, देख सकते हैं फिगर में भी। देखिए एक लोब ट्रैकिया के इस साइड और एक लोब ट्रैकिया के इस साइड होगा, यानी ये आपका बीच में ट्रैकिया पाइप जो है, मोटा पाइप, इसके एक यहां पर एक होगा आपका थायराइड ग्लैंड और एक लेफ्ट साइड तो एक राइट साइड, इस तरह से आपके ट्रैकिया के दोनों साइड क्या होगा? थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड के जस्ट पीछे क्या होगा? पाराथायराइड ग्लैंड। इसका संख्या 4 होता है। ये सब अभी सुनते जाइए, आगे सारा चीज समझ में आएगा। पाराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो आपके थायराइड ग्लैंड के पीछे होता है, और प्रत्येक दो थायराइड ग्लैंड है, एक लेफ्ट और एक राइट, तो प्रत्येक थायराइड ग्लैंड में दो पाराथायराइड ग्लैंड होता है।
ठीक। फिर थाइमस देख सकते हैं, थाइमस आपके बॉडी में देख सकते हैं, थाइमस है यहाँ, ये कहाँ पर होता है, सबको मालूम है कि ये आपका जो स्टर्नम होता है, स्टर्नम के नीचे प्रेजेंट होता है आपका, जहाँ पर लंग्स होता है, लंग्स कहाँ होता है, रिब केज के अंदर, ठीक। और हम लोग जैसा कि आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग देखे होंगे कि ट्रैकिया जो होता है वो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा पर लेफ्ट और राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड कर जाता है। तो जहां पर डिवीजन होता है ना, वहीं पर आपका प्रेजेंट होता है थाइमस ग्लैंड, ठीक। और जो कि किसके नीचे होता है, स्टर्नम के नीचे होता है। स्टर्नम के नीचे ही ना होगा, क्योंकि हमारा रिबकेज किससे बना हुआ है, हमारा रिबकेज जो है वो बना हुआ है स्टर्नम, वर्टिब्रल कॉलम पीछे से, साइड में रिब्स है और लोअर साइड में डायफ्राम है। तो इसी रिबकेज के अंदर क्या है, आपका लंग्स है। तो जाहिर सी बात है कि स्टर्नम जो आपके आगे में ब्रेस्ट बोन है, ये देखिए, ये जो ब्रेस्ट बोन यहाँ पर होता है, इसी के नीचे क्या प्रेजेंट होता है, इसी के नीचे आपका प्रेजेंट होता है, बोल सकते हैं थाइमस। उसके बाद आइए पैनक्रियाज, ठीक। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड, ये प्रेजेंट होता है आपके किडनी के ऊपर एंटेरियर पार्ट में, किडनी के ऊपर एंटेरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, ठीक। उसके बाद हम लोग देखेंगे फीमेल में ओवरी होता है और मेल में टेस्टिस होता है। चलिए, ये एक बार फिगर हम लोग देख लिए। अब देखिए ध्यान से, अब हम लोग एक एक करके फिर सारे चीज पढ़ेंगे, ठीक। चलिए देखते हैं। अब देखिए ध्यान से, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि जो आपका एंडोक्राइन ग्लैंड होता है या हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू होता है, ये हमारे बॉडी के अलग अलग पार्ट में लोकेटेड होता है, ठीक। और इन दोनों के मिलने से क्या बनता है, एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कोई पूछेगा भैया कि एंडोक्राइन सिस्टम कैसे बनता है, तो आप क्या बताइएगा, एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को बनाते हैं। आ रहा है बात समझ। नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या आ जाएगा, तो नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा आपका टिश्यू या सेल जो कि प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में, जैसे कि किडनी हो गया, हार्ट हो गया। इसके अलावा अगर बात करेंगे, तीसरा अगर बात करेंगे तो आपका जीआईटी हो गया, आ रहा बात समझ, लीवर हो गया। ये सब क्या है, ये सब नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक। तो एंडोक्राइन सिस्टम में दो पार्ट शामिल, आपका एक एंडोक्राइन ग्लैंड, दूसरा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक। अब ध्यान से सुनिए, एंडोक्राइन ग्लैंड में कौन कौन आता है, तो पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पाराथायरॉइड, थाइमस और गोनेट टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल, जैसा कि आपके बुक में लिख रखा है। ये सभी किसका एग्जाम्पल है, ये सभी आपके एंडोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं, ठीक। इसके बाद इन एडिशन टू दीज, यानी इसके अलावा सम अदर ऑर्गन, कुछ ऐसे भी ऑर्गन हैं जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि जीआईटी, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, दूसरा क्या हो गया लीवर, तीसरा क्या हो गया किडनी, चौथा क्या हो गया हार्ट। ये सब भी क्या प्रोड्यूस करते हैं, हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। आ रहा है बात समझ में, ठीक। इसके अलावा हम लोग, यानी इन दोनों, इसके बाद अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग एक एक करके सारा डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक। तो अभी तक हम लोग क्या देख लिए, अभी तक हम लोग देख लिए कि एंडोक्राइन ग्लैंड प्लस नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम को बनाता है। एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आ गया, तो एंडोक्राइन ग्लैंड में आ जाएगा पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पाराथायरॉइड, थाइमस और गोनेड टेस्टिस होता है मेल में, ओवरी होता है फीमेल में, यानी ये 8 आपके एंडोक्राइन ग्लैंड है, ठीक। इसके अलावा नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या पढ़े हम लोग, तो जीआईटी, लीवर, किडनी, हार्ट, ये 4 जो है ये आपके एग्जाम्पल किसके हैं, तो ये आपके 4 के 4 जो एग्जाम्पल है वो आपके हैं नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड के। आ रहा बात समझने। तो अब इस चैप्टर में हम लोग यहां से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले एंडोक्राइन ग्लैंड को एक एक करके डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर कुछ नॉन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर चैप्टर में पढ़ेंगे कौन सा हार्मोन किस नेचर का है, कौन प्रोटीनेशियस नेचर का है, कौन स्टीरॉयडल नेचर का है, कौन आपके अमीनो एसिड डेरिवेटिव है, ये सभी पढ़ेंगे। और उसके बाद हम लोग 2 प्रकार के रिसेप्टर पढ़ेंगे, एक तो इंटरसेलुलर रिसेप्टर, दूसरा इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, और उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आ रहा है बात समझ में। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, हाइपोथैलेमस के बारे में देखेंगे, ठीक। चलिए तो मूव करते हैं। चलिए हाइपोथैलेमस। अच्छा एक बात बताइएगा, हम लोग को मालूम है 4 ब्रेन में 3 पार्ट होता है, कौन कौन 4 ब्रेन में, एक तो होता है सेरिब्रम, थैलमस, हाइपोथैलेमस, ठीक। थैलमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ हम लोग बोलते हैं डाइनसेफेलॉन। क्या बोलते हैं, डाइनसेफेलॉन बोलते हैं, ठीक। तो लिख लीजिएगा, थैलमस और हाइपोथैलेमस को एक साथ हम लोग क्या बोलते हैं, डाइनसेफेलॉन। और सबको मालूम है, अगर बुक में आप देखिएगा
पिक्चर में देखिएगा, इससे पहले वाले चैप्टर में नर्वस सिस्टम में, तो थैलमस जो होता है उसके नीचे हाइपोथैलेमस होता है। किसके नीचे? थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है। आ रहा है बात समझने? तो थैलमस के नीचे हाइपोथैलेमस होता है, और थैलमस हाइपोथैलेमस को एक साथ क्या बोलते हैं? डाइनसेफेलॉन। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। बेसल का मतलब होता है जो नीचे में प्रेजेंट होता है, ठीक। तो हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? थैलमस के नीचे, इसलिए क्या बोलते हैं? बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। यानी क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस इज बेसल पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन। यानी हाइपोथैलेमस क्या है? बेसल पार्ट है। किसका? डाइनसेफेलॉन का, ठीक। और ये किसका? ये तीनों, ये आपका हाइपोथैलेमस, थैलेमस किसका स्ट्रक्चर होता है? तो फोर ब्रेन का होता है, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यानी हाइपोथैलेमस आपके फोर ब्रेन का पार्ट है जो प्रेजेंट होता है डाइनसेफेलॉन के बेसल पार्ट में। इट रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। ये बॉडी फंक्शन को क्या करता है? रेगुलेट करता है, ठीक। इट कंटेन ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल कॉल न्यूक्लियाई। ये क्या करता है कि हाइपोथैलेमस जो होता है वहां पर कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो कि केमिकल सिक्रीट करते हैं। आ रहा बात समझ? ध्यान सुनिएगा, कुछ ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं आपके हाइपोथैलेमस रीजन में जो क्या सिक्रीट करते हैं? केमिकल्स। और वैसे न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन सिक्रेटरी सेल। क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। यानी वो न्यूरॉन्स जो केमिकल सिक्रीट करते हैं उन न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल बोलते हैं। आ रहा है बात समझ में? ध्यान से, यानी उसको क्या बोलेंगे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ठीक। और यही न्यूरोसिक्रेटरी सेल का जब ग्रुप होता है, बंच, जैसे कि एक पेन है, दो पेन है, तीन पेन है, तीनों पेन को एक साथ रखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियाई। ध्यान से समझिएगा, जैसे कि एक पेन है तो उस पेन को क्या बोल रहे हैं हम लोग? उस पेन को हम लोग बोलेंगे आपका न्यूरोसिक्रेटरी सेल। क्या बोलेंगे? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अच्छा, ठीक। न्यूरोसिक्रेटरी सेल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि वो न्यूरॉन जो सिक्रीट करता है किसी केमिकल को, उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोसिक्रेटरी सेल। अब बहुत सारे न्यूरोसिक्रेटरी सेल का जब बंच होता है या ग्रुप बन जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? एक साथ न्यूक्लियाई। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। तो आइए देखते हैं। इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल। यानी हाइपोथैलेमस में क्या होता है? न्यूरोसिक्रेटरी सेल का ग्रुप होता है जिसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियाई। और ये न्यूक्लियाई क्या प्रोड्यूस करता है? हार्मोन्स। आ रहा बात समझने? जो केमिकल सिक्रीट करता है न्यूरोसिक्रेटरी सेल, उसी केमिकल को क्या बोलते हैं? हार्मोन्स बोलते हैं। आ रहा बात समझने? और उसी हार्मोन्स को हाइपोथैलेमिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्योंकि वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहां पर प्रेजेंट होता है? आपके हाइपोथैलेमस के रीजन में। फिर से ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपका हाइपोथैलेमस में वैसा न्यूरॉन्स जो केमिकल सिक्रीट करता है उनको न्यूरोसिक्रेटरी सेल बोलते हैं, ठीक। न्यूरोसिक्रेटरी सेल के ग्रुप को न्यूक्लियाई बोलते हैं, और न्यूरोसिक्रेटरी सेल जो केमिकल सिक्रीट करता है उस केमिकल को हम लोग हार्मोन्स बोलते हैं, ठीक। और उसी हार्मोन्स को हाइपोथैलेमिक हार्मोन भी बोलते हैं क्योंकि वो न्यूरोसिक्रेटरी सेल कहाँ प्रेजेंट होता है? आपके हाइपोथैलेमस में। आ रहा बात समझ? अच्छा, जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक इनहिबिटिंग नेचर के और दूसरा आपके कौन से नेचर के? तो पहला इनहिबिटिंग नेचर का और दूसरा अगर बात करेंगे तो रिलीजिंग नेचर का होता है, ठीक। लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं कि जो हार्मोन होते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन, ये रेगुलेट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले, पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रीट होने वाले हार्मोन्स के रेगुलेट करने का काम करते हैं। जैसे कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन्स आता है किसके पास? पिट्यूटरी ग्लैंड के पास। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि चल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन रिलीज कर, तो जब वो बोलेगा कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन कि चल हार्मोन रिलीज कर, तभी पिट्यूटरी ग्लैंड क्या सिंथेसिस करेगा और सिक्रीशन करेगा हार्मोन का। अगर बोलता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन नहीं तुमको निकालना है, तो वो क्या? पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन नहीं निकालेगा। आ रहा है बात समझने? कहने का मतलब है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन जो होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन्स को रेगुलेट करने का काम करते हैं। आ रहा बात समझने? अब देखो ध्यान से, हाइपोथैलेमिक हार्मोन दो प्रकार के होते हैं, एक या तो वो इनहिबिटिंग नेचर के होंगे या फिर रिलीजिंग नेचर के होंगे। रिलीजिंग नेचर के जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होंगे वो क्या करेंगे? वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएंगे और बोलेंगे कि चल पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को निकाल, ठीक। और जो इनहिबिटिंग नेचर के होंगे वो क्या बोलेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड से कि पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन तुमको नहीं निकालना है। आ रहा बात समझ में? यानी जिसके जाने के बाद, जिसके पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर काम करने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से हार्मोन का सिक्रीशन होने लगे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। और जिस हाइपोथैलेमिक हार्मोन के जाने के बाद पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन का
निकलने वाला हार्मोन जो है वो बंद हो जाए, निकलना बंद हो जाए, उस हाइपोथैलेमिक हार्मोन को क्या बोलते हैं? इनहिबिटिंग हार्मोन, क्योंकि वो इनहिबिट का मतलब होता है रोकना, वो रोक दे रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन को। आ रहा बात समझ में? चलिए देखते हैं। हार्मोन्स प्रोड्यूस बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ टू टाइप। पहला रिलीजिंग हार्मोन विच स्टिम्युलेट सिक्रीशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन, जो क्या करता है? रिलीजिंग हार्मोन का काम क्या होता है कि ये पिट्यूटरी हार्मोन के सिक्रीशन को क्या करता है? स्टिम्युलेट करता है। स्टिम्युलेट मतलब कि बोलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करने के लिए, ठीक। और इनहिबिटिंग हार्मोन क्या करता है? पिट्यूटरी हार्मोन को इनहिबिट करता है, यानी निकलने से रोकता है। आ रहा बात समझने? इसका एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि आपका एग्जांपल बुक में दिया हुआ है कि हाइपोथैलेमिक हार्मोन, कौन सा हार्मोन? हाइपोथैलेमिक हार्मोन गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक। ये जो आपका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है GnRH, जो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है, ये किस नेचर का होता है? रिलीजिंग नेचर का। तो जाहिर सा बात है रिलीजिंग नेचर का है, इसका मतलब कि वो पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाएगा तो उसको क्या बोलेगा? हार्मोन प्रोड्यूस करने के लिए। आ रहा है बात समझने? ठीक। तो जब GnRH जो है वो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड पर जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड से क्या निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है गोनेडोट्रोपिन, मतलब कि LH या FSH। LH और FSH को एक साथ क्या बोलते हैं? गोनेडोट्रोपिन, ठीक। तो क्या निकलता है? गोनेडोट्रोपिन रिलीज होता है, ठीक। वही आपके बुक में दूसरी ओर दिया हुआ है, ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। सोमैटोस्टेटिन जो रिलीज होता है कहां से? हाइपोथैलेमस से। कहां से रिलीज होता है? हाइपोथैलेमस से जो सोमैटोस्टेटिन रिलीज होता है, ये क्या करता है कि ग्रोथ हार्मोन्स जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है उसको रोक देता है। क्योंकि ये कैसा नेचर का होता है? सोमैटोस्टेटिन आपके इनहिबिटिंग नेचर का होता है। इनहिबिटिंग नेचर कहने का मतलब कि जब ये हार्मोन काम करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर, तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर काम करने से क्या हो जाएगा? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाला हार्मोन रुक जाएगा। आ रहा है बात समझ में? ठीक। यानी कि सोमैटोस्टेटिन के कारण ग्रोथ हार्मोन का निकलना बंद हो जाता है। कहां से? पिट्यूटरी ग्लैंड से। आ रहा है बात समझ में? ठीक। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होता है वो कहाँ से सिक्रीट होता है, तो हम पहले ही बता चुके हैं, हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, जिस न्यूरॉन को हम लोग न्यूरोसिक्रेटरी सेल भी बोल रहे थे, ठीक। और ये जो हाइपोथैलेमिक हार्मोन होते हैं ये पहुंचता है कहाँ पर? ये पहुंचेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचता है। कहाँ पर पहुंचता है? पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड पर कैसे पहुंचता है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड पर पहुंचता है आपके पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से। इसका मतलब क्या लिखा हुआ है बुक में आपके? देखिए, दिस हार्मोन ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स, यानी वो हार्मोन जो ओरिजिनेट होता है हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन से, पास थ्रू एक्सॉन। ये क्या होता है? ये पास होता है पहले एक्सॉन के थ्रू, फिर एक्सॉन से जो न्यूरॉन्स का जो एंड पार्ट होता है वहां से सिक्रीट यानी रिलीज हो जाता है, ठीक। और उसके बाद फिर पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से कहां तक पहुंचता है? एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। ध्यान से सुनिएगा, पिट्यूटरी में दो रीजन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। आ रहा बात समझ में? तो ये कहां तक पहुंचता है? एंटीरियर पिट्यूटरी तक पहुंचता है। किसके मदद से? पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से, ठीक। पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम कहने का मतलब कि एक प्रकार का नेटवर्क होता है आपके ब्लड वेसल्स का। आ रहा है बात समझ में? ठीक। आगे हम दिखाएंगे फिगर में। जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वहां पर जो हार्मोन है वो डायरेक्टली जो होता है वो हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा पहुंचता है। आ रहा बात समझ में? यानी बीच में कोई भी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता है। इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी जो होता है वो किसके द्वारा डायरेक्टली रेगुलेट होता है? तो वो आपके हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के द्वारा क्या होता है? रेगुलेट होने का काम करता है। आ रहा है बात समझ में? जैसे कि फिगर में देखिए, ये फिगर में यहाँ पर देखिए, फिगर में आप देख सकते हैं कि हाइपोथैलेमस है, ठीक। हाइपोथैलेमस ये आपका पिट्यूटरी है। पिट्यूटरी में दो पार्ट देखिए, देख रहे हैं नीचे में, एक क्या है? एक आपका एंटीरियर पिट्यूटरी, एक क्या है आपका? थोड़ा सा फिगर, हाँ चलिए, एक क्या है आपका? ये देखिए हाइपोथैलेमस, और ये क्या है आपका? अगर बात करेंगे, एक सेकेंड रुक जाइएगा थोड़ा सा, ये फिगर्स को, चलिए, ये क्या है आपका? हाइपोथैलेमस, और ये क्या है आपका?
पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी में दो रीजन, पोस्टेरियर एंटेरियर पिट्यूटरी। ठीक, फिगर को ध्यान से देखिए। हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस और ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो है, ठीक, वो देखिए एक बीच में बोन लाइक स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम। क्या बोल रहे हैं, इनफंडिबुलम इसको बोलते हैं, लिख लीजिएगा कॉपी में, इनफंडिबुलम बोलते हैं। ठीक, जो स्टॉल्क लाइक स्ट्रक्चर, इनफंडिबुलम। अब यहां पर देखिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन दिखाई दे रहा है। हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स में देखिए कि एक हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन जो है वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी तक डायरेक्टली जा रहा है, यानी कोई भी पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है। जबकि अगर बात करें तो पहले वाले हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन में ये देखिए ये छोटा सा है और ये हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन कनेक्टेड है, किससे कनेक्टेड है, यहां पर देखिए एंटेरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है, दिख रहे होंगे ये किससे कनेक्टेड है, एंटेरियर पिट्यूटरी से कनेक्टेड है। और किसके मदद से, पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के मदद से। यानी कहने का मतलब कि एंटेरियर पिट्यूटरी जो होता है वो डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में नहीं होता है, जबकि पोस्टीरियर पिट्यूटरी डायरेक्ट हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स के कांटेक्ट में होता है। आ रहा बात समझ में? ठीक, तो पूछेगा अगर क्वेश्चन एग्जाम में कि हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स कौन सा डायरेक्टली कनेक्ट में होता है पिट्यूटरी के, तो हम लोग कौन सा पिट्यूटरी बोलेंगे, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। कौन सा ऐसा पिट्यूटरी ग्लैंड का पार्ट है जो कि पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा कनेक्ट होता है, तो क्या बोलेंगे, एंटेरियर पिट्यूटरी। आया बात समझ में? तो इसको ध्यान रखिएगा। और आज पहला लेक्चर में यहीं तक करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग अगले लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इस पेज को पढ़ने का कोशिश करेंगे। आ रहा बात समझ? चलिए, थैंक यू।